हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने 2019 में यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे रैंक के साथ इन्होंने सफलता पाई है। इनका रैंक 23वां रैंक है और यह अजीत प्रताप सिंह जो चित्रकूट के रहने वाले हैं, बहुत ही सौम्य विचार के और बहुत ही उत्तम आदर्श सोच के साथ जो इनसे बातचीत हुई, जहाँ तक मैं इनको जान पाया, तो आज इन्हीं के साथ आप सबों के लिए मैंने यहाँ पे इंटरव्यू के संदर्भ में और विशेषकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो इनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं या जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमारे सामने कोई सफल विद्यार्थी जो बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बातों को रखे, तो आज आप सबों को यह मौका मैं उपलब्ध करा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अजीत। थैंक यू सर। आपने इस सफलता को इतने अच्छे तरीके से आपने प्राप्त किया। अजीत, जैसा कि एक सामान्य तौर पर आप भी देखते होंगे जी सर, जो एक अवधारणाएं होती है इस एग्जामिनेशन को लेकर कि सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और सिलेक्शन के चांस भी बहुत कम होते हैं, तो आपने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, आपका क्या स्ट्रेटजी रहा है? सर जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी थी, तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू 3 फेज का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले मैंने प्रीलिम्स के लिए सिलेबस देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स चूज की। तो पहले तो मैंने एक अपनी फंडामेंटल तैयारी के साथ विषयों को कवर किया और इनको कवर करने के बाद फिर जो प्रीलिम्स, चूँकि मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं उस पर, तो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, तो उसके लिए जो मैंने पढ़ा था तो उसको कहीं ना कहीं से मुझे चेक भी करना था कि जो मैंने पढ़ा है तो मुझे कितना याद रह रहा है या मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। जैसे कि यूपी में माइनस मार्किंग भी है, तो हमारे सही अटेम्प्ट कितने हैं, गलत अटेम्प्ट कितने हैं, तो इसके लिए मॉक टेस्ट तो मैंने लगाया जैसे, और कोचिंगों के और जो पब्लिकेशंस थे, जैसे मार्केट में जो उपलब्ध बुक थी, तो उनको मैं जाके लेता था और उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन सॉल्व करने की दिशा में मैंने कम से कम 2 पब्लिकेशंस के सर्च किया, तो मुझे उनमें जो सबसे सही लगा, तो किरण पब्लिकेशन का जो मटेरियल था, तो उसको मैंने देखा और उस बुक को लिया। तो उसमें चूंकि उनका कंपाइल बहुत ही कंसाइज उसमें है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों। जैसे कि ये आप शायद ये बुक रखे भी हैं, तो फर्स्ट पेपर जैसे ये है, तो इस किताब में फर्स्ट पेपर भी था और सेकंड पेपर भी था। तो जो इन्होंने क्वेश्चन दिया, तो एक जैसे ईयर वाइज तो है ही, साथ में जैसे इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, पर्यावरण का अलग, करंट से आए हैं तो वो अलग, तो इसका इन्होंने डिटेल पे पूरा एनालिसिस दे रखा था। और जैसे इतिहास में कोई भी क्वेश्चन आया, उसके 4 विकल्प हैं, तो उसमें से सही एक होगा या मल्टीपल होंगे, लेकिन जो विकल्प उस क्वेश्चन के लिए तो नहीं सही थे, लेकिन विकल्प में था, तो इसका भी इन्होंने एक पूरा एनालिसिस दे रखा था कि ये विकल्प पूछे जाने के पीछे कारण क्या रहे या उस विकल्प के माध्यम से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इन सब एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रीलिम्स में मैंने काम किया। और इसमें जो सेकंड पेपर होता है सी-सेट का, तो सी-सेट तो 2015 तक मार्क्स भी ऐड होते थे, तब उसका वेटेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि आपको ये कंपलसरी पेपर, अगर इस पेपर में आप फेल हुए तो आपका फर्स्ट पेपर भी नहीं चेक होना, तो इसके लिए भी मैंने वही सेकंड इनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देखे और वैसी ही स्ट्रेटजी बनाई। तो ये प्रीलिम्स के लिए मैंने मोस्टली अपने फंडामेंटल सिलेबस को कवर करने के बाद एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहा। अच्छा अजीत, आपने इस एग्जामिनेशन में इतनी बड़ी सफलता पाई, एक अच्छे रैंक को आपने पाया, तो इस एग्जामिनेशन के लिए आपका मोटिवेशन किससे मिला? कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा होता है कि किसी से देखकर वे प्रेरित होते हैं, किसी सेलेक्टिव कैंडिडेट को देखकर, तो आपको इस एग्जामिनेशन में आने के लिए कहाँ से आपको? सर देखिए, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मैं चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट बुंदेलखंड का तो वैसे भी देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शैक्षिक रूप से भी। और उस बुंदेलखंड में चित्रकूट और भी सबसे पिछड़ा इलाका है, मतलब जहाँ शिक्षा के स्तर आज अब धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन आज से जब 6 साल 6.5 साल पहले मेरी यात्रा शुरू हुई थी तो आज से बहुत पीछे था। और मेरी शिक्षा भी चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से हुई, जो कि राष्ट्रीय श्री नानाजी देशमुख, जिनको भारत रत्न भी मिला, उन्होंने स्थापित किया था। और उनका एम यही था कि जो हमारे एजुकेशन हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो
और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए हो ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो उसमें जब मैं पढ़ता था तो सर जब बीटेक, चूंकि मैंने वहाँ से बीटेक किया था, तो बीटेक में एक विलेज विजिट होता था। तो विलेज विजिट में जब हम लोग गए तो उसमें लगभग हर साल आपको 4 या 6 विजिट करनी होती थी। तो हमारे विश्वविद्यालय के जस्ट बगल से एक गाँव था, गांव का नाम तो अब नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन सोचिए वो विश्वविद्यालय के बगल से था, वहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं थी, रोड था ही नहीं, मतलब आप रोड की ये स्थिति थी, गर्मी में भी आप अंदर तक नहीं जा सकते थे। तो जब वहाँ गया, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार ने ये नहीं किया, एसडीएम ने ये नहीं किया, कलेक्टर साहब तो कभी आते नहीं। तो मुझे लगा क्यों ना इस फील्ड पे जाऊँ मैं भी। ठीक है, चित्रकूट तो नहीं मिलेगा, लेकिन चित्रकूट जैसा कोई ना कोई गाँव तो मिलेगा मुझे। तो उस चीज, यानी आपको परिस्थितियों ने, हाँ, परिस्थितियों ने मुझे यहाँ तक लाने में मेरी जी प्रेरणा दी सर। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड, जैसे आपके फादर जी, तो क्या क्या करते हैं? पिताजी मेरे क्लर्क हैं और माता जी मेरी होम मेकर हैं, हाउस वाइफ कह सकते हैं, और बहन मेरी मुझसे 2 छोटी हैं, वो भी अभी अध्ययनरत हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इसमें एक चीज जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इस एग्जामिनेशन में विशेषकर जहाँ पे 4 जीएस पेपर है, जो सिलेबस तो चेंज किया है। जी सर, जी सर। 4 जीएस पेपर, एक ऑप्शनल पेपर, उसके साथ साथ आपका एसए का पेपर, प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग। तो कैसे आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई हो कि कैसे मुझे मैनेज करना है, प्रीलिम्स के लिए मुझे कैसे मैनेज करना है, मेंस के लिए मुझे कैसे मैनेज करना है, ऑप्शनल के लिए मुझे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे। तो आपने किस तरीके से वो किया जो आगे आने वाले बच्चों के लिए कुछ उस तरीके से मैसेज मिले कि हाँ मुझे भी तैयारी ऐसे करनी चाहिए? सर जैसा आपने कहा, प्रीलिम्स और मेंस अलग तो नहीं मैं कहूँगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इंटीग्रेटेड है। उसमें हो क्या रहा है, जैसे प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट पूछ लिए गए और मेंस में कुछ सब्जेक्ट और ऐड हो जा रहे हैं। तो जैसे प्रीलिम्स में इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान, ये तो हम नॉर्मल पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो मेंस का पोर्शन आता है तो फर्स्ट पेपर में जीएस के, जैसे फर्स्ट पेपर में आपका इतिहास हो गया और भूगोल हो गया, ये तो हम प्रीलिम्स के समय ही पढ़ लेते हैं। और इसमें सोसाइटी का एक पोर्शन और आके ऐड होता है, तो सोसाइटी को हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक कोर बुक, कोई भी एनसीईआरटी है या कोई और किसी पब्लिकेशन की भी आप किताब लीजिए, उसको एक बार कोर पढ़ लीजिए। तो मेंस में जो मेरी स्ट्रेटजी होती थी, जो प्रीलिम्स में मैंने पढ़ा था, उसको इधर मेंस में, चूंकि ये सब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है, आपको लिखना पड़ता है, आपके आंसर का एनालिटिकल मूल्यांकन भी होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता था, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए होते थे तो उनको मैं देखता था। प्रीवियस ईयर में मान लीजिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, तो इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, पूछने का नेचर क्या था, अगर, और फिर उसमें ये भी देखता था विभिन्न वर्षों में कैसे इसको पूछा गया, हाँ कैसे पूछा गया, तो उसको मैं तोड़ के देखता था। और इसके लिए जैसे जैसे मैं किरण पब्लिकेशन का ही फर्स्ट पेपर का ये वो निकालते थे अपना, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व होते थे, साथ में कुछ मॉडल क्वेश्चन भी दिए होते थे। तो उनको पढ़ते थे, उनको पहले हम लिखते थे, उससे क्वेश्चन देखते थे, खुद लिखते थे, फिर जाके देखते थे कि मॉडल आंसर के कितना करीब जा रहा है, उसमें की पॉइंट क्या थे, क्या उस की पॉइंट के हम करीब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फिर दोबारा देखते। तो ये स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर के लिए थी और सेकंड पेपर के लिए भी ये स्ट्रेटजी थी और थर्ड के लिए फोर्थ की। लेकिन सेकंड पेपर में जो सिलेबस है तो वो संविधान का पोर्शन तो लिमिटेड है, बाकी और उसमें एडिशनल चीजें जैसे गवर्नेंस का पार्ट जुड़ता है और भी चीजें जुड़, सामाजिक न्याय का हिस्सा जुड़ता है। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर पे रिलाई करना होता है। उसके लिए कोई ऐसी किताब नहीं आती कि एक किताब का नाम लूं कि आपका हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जैसे हिंदू है, दैनिक जागरण है, विभिन्न पेपरों से जो अच्छा आर्टिकल आते थे वो तो पढ़ते थे। उसके बाद किरण पब्लिकेशन से ही एक जिस्ट करके किताब निकलती है, जिसमें हिंदू का भी होता है, पीएसआईआर का भी होता है, हाँ सारी जितनी अच्छी मैगजीन्स हैं सबकी एक जगह, वो भी टॉपिक वाइज कवरेज होता है। तो एग्जाम से 1 महीना पहले उसको लेके तो एक जगह हम जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की महत्वपूर्ण खबरें होती थी तो उनको जाके पढ़ते थे। तो उससे क्या हमारा उस, क्योंकि सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का नेचर ऐसा है जो डायनेमिक है, और हिंदी माध्यम के लिए और बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदी माध्यम में चूंकि लड़के इंग्लिश का पेपर पढ़ने से कई बार बचते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, मेरी यही सलाह है कि आप इंग्लिश का पेपर पढ़िए, लिखिए, भले आप उसको हिंदी में, क्योंकि आपको भाव समझ में आए, भाव को तो आप खुद व्यक्त करना है ना आपको। तो वो तो मैं करता था और लास्ट में जो जिस्ट आते थे तो उनसे पढ़ के मैं कंपाइल, वो मुझे व्यू मिल जाता था। तो यह थर्ड पेपर के लिए भी किया और ऐसा ही मैंने फोर्थ पेपर के लिए, चूंकि फोर्थ पेपर में आपको थ्योरी प्लस केस स्टडी पे रिलाई करना होता है। तो थ्योरी का पोर्शन एक बार तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। जब भी आप आंसर लिखिए फोर्थ पेपर पे, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि यूपी का मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, 17 में चूंकि पैटर्न दूसरा था, 18 में पैटर्न यही था जो 19 में था, तो 18 मार्क्स मेरे ठीक आए।
लेकिन मुझे फिर भी लगा कि सिलेक्शन चूंकि 5-7 नंबर से रुका था, तो भाई हुआ नहीं तो गड़बड़ तो है अपने में। तो उस गड़बड़ को मैंने महसूस किया कि इथिक्स के पेपर में हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर में हो, इन पे हमें डायग्राम का प्रयोग, जैसे किरण पब्लिकेशन की किताब में आप देखेंगे तो किसी भी चीज को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो जब आप आंसर लिखिए तो आप इंट्रोडक्शन मेन बॉडी के साथ डायग्राम का प्रयोग करिए, तो टीचर आपका डायग्राम देखता है। यानी जैसा कि हम लोग भी क्लास में बच्चों को बताते रहते हैं आमतौर पर कि जब भी आप आंसर लिखा करो तो आप उसमें फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, तो आपने भी उसका यूज किया? हाँ सर, जैसे बहुत यूज किया। जैसे 18 के एग्जाम में जैसे जीएस में 80 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने अगर जहाँ 40 में बनाया था तो वही मैंने इस बार 60 क्वेश्चन में जाके बनाया। जहाँ भी कुछ स्कोप दिखा कि आप डायग्राम या फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो मैंने करने की कोशिश की। उसकी प्रेरणा कई बार आपको खुद से भी आती है, तो कई बार जब बुक पढ़ते हैं तो अगर बुक में कोष्टक पे कोई चीज दी है, आप उसको गौर से पढ़िए। जब उसको हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या कम समय में और रिवीजन भी हो जाता है। तो वैसा फिर मैंने जाके एग्जाम पे भी जाकर प्रयोग किया, तो उसका मुझे इसका लाभ मिला। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था अजीत जी? सर ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर था। तो ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रखने के पीछे कोई रीजन रहा? सर हिंदी लिटरेचर रखने के पीछे 2 रीजन थे। चूंकि मेरा जो 12th तक की एजुकेशन थी वो हिंदी मीडियम से थी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की तो इंग्लिश मीडियम में था। अब हिंदी और इंग्लिश में मुझे एक को चूज करना था। इंग्लिश पढ़ने में तो मैं बहुत कंफर्टेबल, पर तो जो मेरे भाव आते थे वो हिंदी में ज्यादा अच्छे आते थे। तो मीडियम भी मैंने हिंदी लिया, और फिर जब सब्जेक्ट भी चूज करना था तो अब चूंकि आप पैटर्न तो समझ ही रहे हैं कि चाहे यूपी हो चाहे यूपीएससी हो, कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको इंग्लिश पे ही नंबर ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि टीचर जानबूझ के काटता है, कई टर्मोलॉजी उसकी ऐसी है कि आप उसको हिंदी में लिखेंगे तो टीचर को हो सकता है समझ में ना आता हो। तो और इसलिए मैंने हिंदी लिया, क्योंकि हिंदी में सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों से ज्यादातर कंपटीशन होता था, और वो लिखने में और पढ़ने में आसान और रुचिकर विषय था, और कम समय में उसको हम कवर कर सकते थे। और उसका जो अंक है, तो अंक भी निरंतर वर्ष टॉपर आते रहते थे। तो हमें भी यही लगा कि क्यों ना हम इसी सब्जेक्ट को पढ़ें जिसमें हम ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अजीत जी, जैसा कि सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं, यस सर, जो भी तैयारी से जुड़े होते हैं, तो मैटर को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कहाँ से मैटर इकट्ठा किया जाए, क्या सोर्सेस ली जाए, किस बुक्स को पढ़ा जाए, तो कुछ ऐसा आपके साथ भी रहा होगा? जी सर। तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं? जी सर। और जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास ना तो सोर्सेस अवेलेबल है और ना ही उन्हें कोई गाइड करने वाला है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज के डेट में हर जगह पे वो सारी चीजें अवेलेबल तो है, लेकिन वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाता या उसको पता नहीं। यस सर। सर मैटर के उसमें जैसे जो आपने बताया, ये समस्या मुझे भी आई। तो हम कोई ऐसा जो ट्रस्टेड पब्लिकेशन हो, जिसका निरंतर 30 साल 40 साल का अनुभव हो, तो वो कोई भी नया काम करेगा या कोई भी किसी भी फील्ड में काम करे तो अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए मैंने देखा, जैसे जाके कई पब्लिकेशंस की बुक देखी, तो जो किरण पब्लिकेशन मुझे लगा। तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक थी, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, जैसे मैं आपको बताया, उनका मैं खुद प्रीलिम्स के जो 30 साल के पेपर हैं या सॉल्व किए, तो जब उसका एक स्टैंडर्ड देखा तो उसमें जब पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी होता था और सोर्स भी होता था, और जो क्वेश्चनों की सिक्वेंसिंग थी, जो आयोग में क्वेश्चन आए वैसे ही नहीं, आपको जैसे सब्जेक्ट वाइज बांट के इन्होंने कर रखा था। तो इसको जाके मैंने जब पढ़ा तो मुझे काफी उससे लाभ मिला और कम समय में मेरी तैयारी हो गई। और मेंस के लिए भी जब ऐसे ही फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के लिए भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आप देखते हैं, प्लस आपको सॉल्व भी देखना पड़ता है। तो इन्होंने जैसे फर्स्ट पेपर में इन्होंने निकाला, तो चूंकि ये जो है, तो इसमें क्या प्रीवियस ईयर के पेपर तो है ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ इन्होंने जैसे मॉडल पेपर भी कुछ दिए हैं। और इस पे सर सबसे बड़ी बात है, जैसे क्वेश्चन के लिए अगर आपके पास कई बार समय नहीं होता जब एग्जाम होता है, तो इन्होंने जैसे ये ब्रैकेट पे दे रखा है, आप कई बार ब्रैकेट ही पढ़ लीजिए और जाके एग्जाम देने जाइए, तो आपका कम समय में ज्यादा, चूंकि स्टूडेंट जो भी मेंस लिखने जा रहा होता है तो उसका अपने कोर सिलेबस पे तो काम अच्छा होता ही है, लेकिन आपको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, बिना रिवीजन के तो देखिए मुझे तो नहीं लगता कोई भी सफलता मिलने वाली है। तो रिवीजन के लिए हमें किसी न किसी सोर्स पे रिलाई करना होता है। इसी तरह से इनका ये है, और इससे क्या है, साल भर का जिस्ट का जो साल भर का जो करंट अफेयर है, इसमें हिंदू का भी मिल जाता है और PSIR का भी मिल जाता है, योजना, कुरुक्षेत्र, इसमें जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण तो सारे न्यूज को कवर, हाँ, इन्होंने मतलब लगभग 2 साल या 3 साल का कवर कर रखा है। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए अभी बर्निंग इशू था CAA तो लास्ट ईयर 2019 के दिसंबर में था, इंटरव्यू अभी मेरा हुआ फरवरी 2021 में। तो इन्होंने बताइए उस इशू को भी मुझसे पूछा कि अच्छा इसमें आपके क्या विचार हैं।
तो अब जब उस पर पूछा, तो जब हम 2 साल 3 साल का अगर कोई भी बड़ा इशू है उसको पढ़ रहे होते हैं, तो अगर कहीं से एक सोर्स से हमें बार बार मिलता रहता है तो हमारे दिमाग पे भी तरोताजा बना रहता है, क्योंकि भूलना ह्यूमन प्रवृत्ति है। आप पिछली चीजों को भूलेंगे तभी तो नया याद रखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको भूलना नहीं चाहिए, तो उन चीजों को ना भूलने पाए उसके लिए जैसे इनकी जो एक किताब है इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। और कई बार जैसे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर हो, चाहे फर्स्ट पेपर भी हो, इसमें जब आपको रिलेवेंस लिखना होता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है, तो उदाहरण के माध्यम से बताई जाती है। तो इन सब चीजों के लिए इस पे मैं काफी रिलाई रहा। इनका जो फोर्थ पेपर है, तो फोर्थ पेपर में भी इन्होंने मॉडल आंसर के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अच्छे आंसर लिखवाए हैं। तो उसमें क्या, कई बार हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं, और फोर्थ पेपर एग्जाम्पल का ही पूरा खेल है। अगर वो थ्योरी पूछ रहा है, अगर उसने उदाहरण सहित के लिए लिखा है, तो आपको कम से कम 2 उदाहरण लिखने चाहिए, जो मेरी राय है। भले आप छोटा लिख दीजिए, कई बार उदाहरण लिखते समय नहीं है, तो आप उसे डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं कि उदाहरण को। और जहां उदाहरण पूछ ही रहा है तो 2 लिखना है, जहां नहीं पूछ रहा तो वहां 1 तो लिखना ही है। तो इससे मुझे उदाहरण के लिए भी काफी मदद मिली। और केस स्टडी इसमें जो मॉडल भी हैं या प्रीवियस पे आई हुई हैं, तो इन्होंने जो एक अप्रोच कैसे होना चाहिए वो डेवलप करा दिया। अगर मान लीजिए सेम टू सेम तो कभी एग्जाम में दोबारा आने वाला नहीं, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपके एक अप्रोच डेवलप हो जा रहा है। अच्छा, सामान्य तौर पर बच्चों को एक यह भी समस्याएं आते रहती है कि कैसे नोट्स को प्रिपेयर किया जाए। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान होते हैं कि नोट्स मुझे सेल्फ उसको प्रिपेयर किया जाए या फिर किसी का नोट्स लिया जाए। तो आपने कुछ नोट्स को लेकर कुछ वैसा काम किया? क्योंकि हर पेपर के लिए उसे एट ए टाइम, जब एग्जामिनेशन के टाइम होता है तो उस टाइम में बहुत ही कम टाइम होता है। यस सर। और आपको बहुत तेजी से रिवीजन करना होता है, तो उसके लिए आपने कुछ वैसा डिजाइन किया था नोट्स? सर, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। जैसे नोट्स बनाने में, जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में मैंने उस पोर्शन को नोट्स नहीं बनाया जिसको हम तैयारी प्रारंभ करने से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 साल 2.5 साल 3 साल मिनिमम समय होता है कि इस एग्जाम के लिए। उसके बाद सफलता आपको कम मिलेगी ये तो नहीं बहुत पता होता, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ चुके होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ पोर्शन होता है जहाँ पे जैसे की पॉइंट है, जैसे आपको उदाहरण है तो वो कहीं लिख लीजिए। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी में भी है, तो कुछ ऐसे पोर्शन है जिन पे कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट का नोट्स मैंने कभी नहीं बनाया। जो उस पे कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ टर्मिनोलॉजी होती है, आपको उदाहरण लिखना है, आपको अगर उसको डिफिनेशन लिखना तो उसको मैंने नोट्स पे बना लिया, उसके फिगर बना लिए। जैसे ज्योग्राफी में है, जैसे माउंटेन का है, उसमें पूछता रहता है जैसे कई बार कि ब्लैक माउंटेन क्या है, इस टाइप के, तो उनको मैं फिगर बना लेता था बस। फिगर से अब जब देखेंगे तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये फिगर ऐसा है, तो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और इसी तरह जब सोसाइटी के पोर्शन के लिए मैंने जो की नोट्स में उदाहरण ही लिखे थे कि महिलाओं के, जैसे उसमें मेन मुद्दा महिला है, वैश्वीकरण का है, वृद्धों का है, बच्चों का है, और हमारे समाज में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो इनके कुछ उदाहरण लिख लेता था। चाहे आप मैगजीन पढ़ रहे होते थे या करंट अफेयर के लिए आप पेपर पढ़ रहे होते थे, तो वहां से मैं उदाहरण लिख लेता था। सेकंड पेपर में भी सेम काम करता था। जो प्रीलिम्स में था तो उसको तो नहीं नोट्स बनाता था, जो पोर्शन प्रीलिम्स में नहीं था, जैसे गवर्नेंस का है तो उसके की नोट्स बना लेता था कि गवर्नेंस में जैसे आरटीआई एक्ट है तो उसमें की पॉइंट क्या है, एक फिगर बना के ड्रा कर लिया ताकि 1 मिनट में भी देखूं तो उसको देख सकूं। और उदाहरण जरूर उस पर लिख लेता था, कहीं का मिल जाए। जैसे कोई मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है, उसने अच्छा काम किया है, तो उसका क्या काम किया तो की नोट्स लिख लेते ताकि एग्जाम्पल पे कोट करने के लिए वो चीजें मिल जाए। और यही काम मैं थर्ड पेपर पे, क्योंकि थर्ड पेपर पूरा डायनामिक है, क्योंकि इकोनॉमी का जो पेपर है उस पे आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ के साथ साथ उदाहरण में भी अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो जब उसके उदाहरण थे तो जैसे कोई डाटा आया कि महिलाओं की जो क्या वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट घट गया बढ़ गया, तो उसको लिखते थे। और नीति आयोग का अगर कोई डाटा आ गया तो उसको एक पाई चार्ट में बना लेते थे। कई बार फ्लो चार्ट में, उस पे आयत चार्ट में बना लेते थे कि 2001 में ऐसा रहा तो 9 में ऐसा है, तो उस पे एक, ताकि आपको उतार चढ़ाव दोनों दिखे। तो कई बार कोशिश करते थे कि आप जाके आंसर में भी उसको लिखिए, तो उससे क्या होता था, टीचर आपका डाटा देख भी लेता था। टीचर चूंकि उसको हमें अपना आंसर तो पढ़वाना है ना, तो वो आपका आंसर भी पढ़ ले रहा है, और उसके बाद अच्छा ये भी लगता है कि स्टूडेंट को क्लियरिटी है जो उसने लिखा है। तो समय हमारा भी लिखने में भी बचता था, टीचर को कॉपी चेक करने में बचता था, तो अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे ही जो इथिक्स का था तो कुछ उसमें डिफिनीशन होती हैं, तो उन डिफिनीशन को समझ के की पॉइंट पे लिख लेते थे, और उदाहरण उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करते थे। तो ऐसे ही जो मैंने नोट्स बनाए तो मेंस के लिए उन पोर्शन का बनाया ज्यादा कोशिश होती थी जो प्रीलिम्स में ना हो, क्योंकि प्रीलिम्स में आदमी 2 साल 1 साल पढ़ते पढ़ते वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। लेकिन कुछ पोर्शन है जो सिर्फ मेंस में है,
तो उसको बैठाने के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स भी हो सके तो A4 साइज के पेपर में एक टॉपिक को आप खत्म करने की कोशिश करिए। ये मेरी अपनी सलाह होगी स्टूडेंट को। अजीत, जैसे बहुत सारे बच्चे यह भी जानने की उत्सुकता उनमें होगी, शायद आपके वीडियो देखने के बाद, जी सर कि सामान्य तौर पर बच्चे को यह लगता है कि कोई सिलेक्टेड बंदा अगर बताए कि कितने टाइम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ऊहापोह है। और यह अलग बात है कि हर बच्चों की लिमिटेशन अलग है, सबकी समझ अलग है, लेकिन सामान्य तौर पर यह सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि एक सिलेक्टेड बंदा जो है वह कितना टाइम पढ़ा करता था। तो आपने कुछ इस तरीके से किया, आवर्स को डिसाइड किया कि हाँ मुझे पर डे इतना करना है? सर ये जो स्ट्रेटजी है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे मैंने भी बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स हैं सिलेक्ट हुए, उनका वीडियो देखता रहता था, तो मुझे भी लगता था कि डेली 10 घंटे 8 घंटे मिनिमम निकलने चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी मैंने कुछ दिन फॉलो की, मुझे बहुत सूट नहीं की। तो फिर मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई, जैसे सिलेबस का, मैं सिलेबस डिसाइड करता था कि मुझे पैरेलल 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चलता था कि मुझे 7 दिन में इतना खत्म कर लेना है। तो उसके लिए अगर मुझे 8 घंटे भी पढ़ना पड़े तो भी पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ना पड़े तो भी पढ़ता था, और अगर मान लीजिए किसी दिन मन नहीं हुआ तो मैं नहीं भी पढ़ता था। ऐसा नहीं कि मैं डेली ही कहूँ कि पढ़ता रहता था। और लेकिन ये था कि उस 7 दिन का मैंने अगर टाइम लिया है तो उस 7 दिन में कोशिश करता था कि खत्म करूं, और कई बार 7 से 9 भी हो जाता था तो भी बहुत तनाव नहीं लेता था। अगर कभी 5 दिन में खत्म हो गया तो भी बहुत अति उत्साहित नहीं होता था। तो ये मेरी सलाह है कि आप अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए, और सिलेबस को कवर करने के लिए स्टडी सबकी वेरी करती है। हाँ, लेकिन अध्ययन आपको निरंतर होना चाहिए। महीने में मेरे हिसाब से कम 22 दिन का अध्ययन जरूरी है। 8 दिन में 4 दिन अपने पर्सनल चीजों के लिए दीजिए, कभी खेलने जाना है, घूमने जाना है, कोई रिश्तेदार आ गया, माता पिता से बात करिए, बढ़िया बैठिए, क्योंकि ये परीक्षा सर जैसा आपको पता है बहुत ही अनप्रिडिक्टेड नेचर की है। ये आपके अध्ययन के साथ ये भी देखती है, ये भी मांगती है कि कब आपने उन चीजों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर दिया। तो कई ऐसे विद्यार्थियों को भी मैं जानता हूं जो बहुत योग्य होते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल पे उनका उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इसके लिए जरूरी है जब आपका जो भी मतलब सपोर्ट सिस्टम है, किसी के लिए माता पिता हो सकते हैं, किसी के लिए भाई बहन हो सकते हैं, किसी के रिलेटिव भी हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, तो उनके साथ बैठिए, तो उससे कि आपका तनाव कम होता है। लेकिन हाँ, जो मेरी राय यही है कि सिलेबस को आप अपने दिमाग में रखिए कि मुझे इतने दिन में ये पोर्शन खत्म करना है, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, आंसर राइटिंग को लेकर भी जी सर, बच्चों में उत्सुकता होती है कि आंसर राइटिंग को कैसे किया जाए। जैसे कुछ लोगों का होता है कि नहीं बुलेट पॉइंट्स में लिखा जाए, कुछ लोगों का होता है कि नहीं पैराग्राफ में लिखा जाए। जैसे सामान्य तौर पर क्लास में भी बच्चे हम लोगों से पूछा करते हैं, तो जो हमारा जो मानना होता है कि भाई आंसर राइटिंग अगर आप करते हो तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जहाँ पे जैसा हो आप वहाँ पे बुलेट में हो तो बुलेट में, जहाँ पे आपके जानकारी बहुत ज्यादा है तो आप उसको बुलेट में रखो, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कम हो तो वहाँ पे कुछ उस तरीके से आप पैरे में रखो या फ्लो चार्ट बनाओ। तो आपने क्या किया था? सर मैंने जो मैं जहाँ पढ़ता था तो जो मेरे सर थे उन्होंने कहा था किसी भी आंसर का आंसर वही जो उसका आंसर है, तो ये कोशिश होती थी। दूसरा जैसे आपने स्वयं बताया कि कई तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के, जैसे अगर कहीं मूल्यांकन के लिए आता था तो उसको कोशिश होती थी कि 3-3 लाइन के पैराग्राफ बना के उसको मूल्यांकन करते हो, क्योंकि इसमें आप अगर चाहे फ्लो चार्ट का या डायग्राम का प्रयोग करेंगे तो वो बात नहीं हो, क्योंकि मूल्यांकन करा रहा है। मूल्यांकन में आपको एक तरह की टिप्पणी लिखनी होती है, टिप्पणी हमेशा पैराग्राफ पे होती है। लेकिन जहां स्कोप आता था, मान लीजिए किसी चीज का कारण पूछा है तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद कारण को हम एक कोशिश करते थे कि एक चार्ट के माध्यम से हो सके तो उसको डिस्क्राइब कर दें। कारण अगर लंबा है तो उससे अगर मैंने कोई पॉइंट लिखा तो उसी के नीचे थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था। कारण अगर सामान्य है तो उसको एक राउंड लिया तो उसमें चारों हर तरफ तीर निकाल के फिर लिख देते थे। तो इसी तरह ये जो प्रभाव होता था तो प्रभाव वाले भी क्वेश्चन भी यही कोशिश होती थी कि एक उसे चित्र के रूप में दिखाने की कोशिश की जाए ताकि टीचर को एक जगह सब कुछ पढ़ने को मिल जाए। और फिर उसका जब हमें किसी भी चीज का सुझाव देना होता था वे फॉरवर्ड या निष्कर्ष पे जब जाते थे तो उसको भी इसी तरह लिखने की कोशिश होती थी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी भी चीज को कैसे लिखेंगे। उसका मेन ये है कि आपका क्वेश्चन में डिमांड क्या है। अगर वो टिप्पणी के लिए कह रहा है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप उसको टिप्पणी, तो मेरे हिसाब से अगर आप पैराग्राफ पे ही करते जाएं तो ज्यादा बेहतर है। फिर अगर पैराग्राफ में लिखने के बाद अगर थोड़ा लगे कि आप चित्र बना सकते हैं उस पर, तो एक चित्र के माध्यम से अपने उस चीज को दिखाइए कि ये ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, फ्लो चार्ट के माध्यम से। जी। और कथन कारण वाले क्वेश्चन में अगर जहाँ कारण प्रभाव है तो उस पर चित्र जरूर बनाइए, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे चित्र सही दिखाइए। तो ये मैं कोशिश करता था। चलिए, तो
बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत ने आप सबों को जैसा कि बताया, सारी इनका अपना खुद का, इन्होंने बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल देखा है, इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव को इन्होंने देखा है। जो हमारी बातचीत हो रही थी इनके साथ में, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चे, मतलब एक व्यक्ति हैं जो दिल से हर चीज़ों को वही बताते हैं जो इन्होंने अनुभव किया है। तो अजीत, आप आगे उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में, जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, जो आपको अपना आइडियल मानकर चलते हो कि हाँ मुझे भी इस तरीके से और कितने अच्छे रैंक को प्राप्त करना है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरे उनके लिए यही सुझाव है कि चूंकि सिविल सर्विस के एग्जाम जैसा कहा जाता है कि आपकी आंख खुली हो, कान खुले हो और नाक भी खुली हो, तो वही काम मैंने भी किया। आप अपने आसपास को देखते रहिए, समाज को देखते रहिए, समाज में जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनको देखते रहिए, और जो चीजें घटित हो रही आप जब आंसर लिखिए तो उसको आप थ्योरी को उस प्रैक्टिकल चीज से जोड़ के लिखने की कोशिश करिए। जब आप उसको रियल अनुभव लिख रहे होते हैं तो टीचर भी कहीं ना कहीं आपको स्वयं से कनेक्ट पाता है, समाज से कनेक्ट पाता है, तो आपको ज्यादा नंबर देता है। और यही, और उसके अलावा जब जो भी प्रक्रिया आप करिए उसमें पूरी ईमानदारी हो। लिखते समय जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि दिल से लिखिए, मतलब उसको आपको क्या भाव समझ में आया है, क्योंकि आइडियल आंसर कुछ होता नहीं सब्जेक्टिव पेपर पे। आपने जो समझा अगर उसको अपने ही भाव के तरीके से आप समझा पाएंगे तो हो सकता है हम टीचर को जो अपनी लेखन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं तो वैसा ही हो जाए। इसके लिए सर कबीर का मैं एक दोहा है, बहुत पूरा तो नहीं याद है, लेकिन मैं उसको हमेशा लोग तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो आप आंखों का देखा लिखिए, तो वो आंखों का देखा कागज में जब उतर जाता है तो वो बिल्कुल रियल होता है। और दूसरा, अगर फणेश्वर नाथ रेणु जी के शब्दों में कहूं तो चूंकि इस यात्रा में धूल भी होता है और सूल भी होता है और फूल भी होता है। तो धूल वो है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और उस तैयारी में आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने होते हैं। सूल वो होते हैं जब आप अपनी सफलताओं असफलताओं के लिए क्रिटिसाइज किए जाते हैं, और फूल वो है जब आप सफल हो जाते हैं तो उस फूल को आप अनुभव कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि धूल फूल सूल, तो आप इस एक स्टेप पे जाते जाएंगे, फूल जरूर आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आगे इसी तरीके से आप तरक्की करते रहें। जी सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।